आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। टूटे मिले भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, चोरी की जताई जा रही है आशंका। 19 मई से होने हैं दर्शन। उत्तरकाशी डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर चर्चाओं के साथ दिए जरूरी निर्देश। डोईवाला के अस्पताल ने जिंदा मरीज को बताया मृत, अंतिम संस्कार के दौरान सांसें चलती मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भेंट के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य में शिक्षा के विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग मेहनती और कर्मशील है। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पूरी मदद दी जाएगी। रानीखेत भाजपा विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की। डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने चौबटिया स्थित राज्य के उद्यान निदेशालय में निदेशक के न बैठने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने विभागीय मंत्री से मिल निदेशक और अन्य कार्मिकों को देहरादून के बजाय किसान हित में मूल तैनाती स्थल चौबटिया भेजने पर जोर दिया। साथ ही उद्यान और कृषि विभाग के एकीकरण का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बागवानी आय का ठोस जरिया है। एकीकरण न्याय संगत नहीं है। कई योजनाएं ठप होने से बागवानों को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने पलायन पर रोक और रोजगार को चौबटिया उद्यान और उद्यानीकरण को बढ़ावा देने की भी वकालत की। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कृषि मंत्री से भेंट कर पत्र दिया। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के अल्मोड़ा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। परिवहन और समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर चंदन रामदास ने कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद वो प्रथम बार अपने गृह जनपद अल्मोड़ा आए हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा को दुरुस्त बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि रोडवेज के कर्मचारियों का निदान किया जाएगा, साथ ही सड़कों की स्थिति भी सुधारी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए भाजपा पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री को हराने तक के आरोप प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लग रहे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अपने गृह जनपद अल्मोड़ा, क्योंकि मेरा जन्म स्थान है, और बागेश्वर जनपद बनने के बाद बड़े भाई के रूप में अल्मोड़ा में मैं पहली बार आया हूं। मैं यहाँ के अपने माननीय अध्यक्ष जी की, उनकी पूरी टीम की, हमारे जनप्रतिनिधि की और अपने कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से उन्होंने मेरा अभिनंदन किया, मैं इस अभिनंदन कार्यक्रम के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जनपद के लोगों को दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इनका सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और अब ये चारधाम यात्रा जो शुरू हो रही है, मैं चाह रहा हूं कि चारधाम यात्रा से अपने रोडवेज में अच्छी इनकम हो, पुराने लंबित मामले को हम निस्तारित करें और रोडवेज को एक नए पृष्ठभूमि के रूप में प्रतिस्थापित करें, क्योंकि बहुत सी समस्याएँ हैं और समस्याओं का निदान धीरे धीरे क्रम से मैं करूंगा। परिवहन में लगा देखिए, सड़क तो आपकी पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी और परिवहन के आपसी समन्वय से मैं अपने माननीय मंत्री से भी बात की है। अभी मैं खुद देख के आ रहा हूँ। यहाँ की सड़क बड़ी, रानीखेत की भी स्थिति वैसी है, यहाँ की भी वैसी, हालांकि काम चल रहा है। सीआरएफ में बहुत सा पैसा भी स्वीकृत हुआ है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही सड़कों की स्थिति ठीक होगी तो गाड़ियों की स्थिति भी ठीक होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के तर्ज पर अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अपना बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की धामी सरकार के तेज तर्रार IAS अधिकारी उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देश पर किच्छा परगना के उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के निर्देश में किच्छा परगना क्षेत्र ग्राम दरऊ क्षेत्रांगत सरकारी तालाब की एक भूमि पर जस्सा सिंह निवासी ग्राम दरऊ द्वारा 1 एकड़ जमीन पर कब्जा कर भवन का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर बुलडोजर चलाकर सरकारी तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि परगना किच्छा क्षेत्र अंतर्गत जहां पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, उन कब्जों को तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह से हमारा बुलडोजर चलता रहेगा।
जो तालाबों पे अतिक्रमण है या जो सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण है उसके खिलाफ अभियान प्रारंभ किया गया है और पहले इनका चिन्हीकरण किया गया था। चिन्हीकरण लगातार किया जा रहा है और उसी के क्रम में ग्राम दरऊ में तालाब की ज़मीन पे अतिक्रमण था जिसको ध्वस्त करते हुए उस पर कब्जा लिया गया है। इसके साथ ही अन्य गाँव में भी जो सरकारी ज़मीन है, चाहे वो तालाब की हो, नदी की हो या किसी भी प्रकार की सरकारी परिसंपत्ति है, उस पर जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है उसको चिन्हित कर लिया गया है और निश्चित तौर से उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करते हुए उस पर अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए उस पर कार्रवाई एक अभियान के तौर पे त्वरित गति से संचालित की जाएगी। अभी जो 28 ग्रामों में प्राइमा फेसाई जो स्थान चिन्हित हुए हैं, लगभग कुछ विद्यालयों के ज़मीनों पर, कुछ सरकारी नदी पे या कुछ तालाबों पे कब्जे हैं, उनकी पूरी एक सूची है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही अभियान चलाकर इसको जितनी भी अतिक्रमण की कार्रवाई उसको शीघ्र ही उस पर अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर से नगर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को कहा गया है कि एक बार अनाउंस करके चिन्हित कर लें जहाँ जहाँ भी सड़कों के किनारे अवैध खोखे हैं या सड़कों की ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है, वहाँ नगर पालिका, PWD एवं अन्य कंसर्निंग डिपार्टमेंट के साथ उस पर भी संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में जहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि उसको पुनः रिस्टोर किया जाए, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। काशीपुर में अचानक आसमान में 2 हेलीकॉप्टर घूमते नजर आए और फिर एक हेलीकॉप्टर खेतों के बीच में बनी सड़क पर उतर गया। अचानक हेलीकॉप्टर को उतरता देख गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। गांव के लोग पहले तो घबराने लगे कि आखिर गांव में अचानक हेलीकॉप्टर कैसे उतर आया। काफी देर तक हेलीकॉप्टर जमीन पर रेंगता रहा तो दूसरा हेलीकॉप्टर आसमान में घूमता रहा। ये देख गाँव के लोग एकत्र हो गए। देखा ये भी गया कि एक पायलट नीचे उतरकर हेलीकॉप्टर को बाहर से निर्देश दे रहा था। काफी देर तक ये नजारा देखा गया लेकिन किसी को ये नहीं पता चला कि आखिर क्या हो रहा है। फिलहाल हेलीकॉप्टर के बारे में आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि हेलीकॉप्टर में आर्मी के लोग सवार थे। डोईवाला के एक अस्पताल की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। अस्पताल ने मरीज को वेंटिलेटर पर रखने के बाद मृत घोषित कर दिया। मरीज के परिजन अंतिम संस्कार के लिए उसे घर लाए तो इस बीच पता चला कि वो जिंदा है। इसके बाद मरीज को फिर से दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला खानपुर क्षेत्र के कर्णपुर गांव का है। आपको बता दें कि डोईवाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए ग्रामीण को अस्पताल के चिकित्सक से मृत घोषित कर वेंटिलेटर से हटाकर परिजनों को सौंपा गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां करते समय परिजन को उसकी सांस चलती महसूस हुई, जिसके बाद आनंद फानन में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खानपुर क्षेत्र के कर्णपुर गांव निवासी अजब सिंह की तबीयत अधिक खराब होने पर उनके परिजन डोईवाला स्थित हिमालयन अस्पताल लेकर गए थे। बताया गया कि उनका ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया था। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। 4 दिन तक अजब सिंह वेंटिलेटर पर रखे गए। डॉक्टर ये बताते रहे कि उनकी तबीयत नहीं सुधरी है। परिजनों के अनुसार बीते दिन चिकित्सक ने अजब सिंह को मृत घोषित कर दिया। वेंटिलेटर से हटाकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजन उन्हें घर वापस ले आए। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई। बताया गया कि जब अंतिम संस्कार से पहले उन्हें नहलाया जा रहा था तभी उनकी सांस चलती महसूस हुई। इसके बाद आनंद फानन में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर आए। फिलहाल लक्सर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीज को भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। अजब सिंह के बेटे अनुज का कहना है कि ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि और लोगों को भी सबक मिल सके। उन्होंने कहा कि पिता के इलाज में करीब 1,70,000 रुपए खर्च आया है। उसके बाद भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनुज ने कहा कि मामले को लेकर वो उच्च अधिकारियों से भी शिकायत करेंगे। अग्रवाल महासभा मसूरी द्वारा 6 महीने तक निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप का समापन कर दिया गया है। इस मौके पर मसूरी तिलक लाइब्रेरी सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अग्रवाल महासभा के साथ वैक्सीनेशन में सहयोग करने वाले लोगों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अग्रवाल महासभा मसूरी के संरक्षक धन प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि अग्रवाल महासभा द्वारा तिलक मेमोरियल और इंस्टीट्यूट के सहयोग से तिलक मेमोरियल के सभागार में 6 महीने तक मसूरी उपजिला चिकित्सालय के डॉक्टरों के सहयोग से निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप चलाया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि शहर में कोविड के केस ना के बराबर होने के कारण वैक्सीनेशन कराए जाने को लेकर लोगों की संख्या काफी कम हो गई है, जिसके कारण वैक्सीनेशन कैंप को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो वैक्सीनेशन को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। मेमोरियल लाइब्रेरी की जो जगह है मसूरी की सबसे आइडियल जगह है। तिलक मेमोरियल वालों ने जब इस जगह को देने का हमें निश्चय कर लिया तब अग्रवाल महासभा ने तय किया है कि जब तक मसूरी के एक आदमी को वैक्सीन नहीं लग जाती इस कैंप को चलाएंगे। परंतु पिछले 10-15 दिन से यहाँ मरीज कम आ रहे थे, लिहाजा इस कैंप को विराम देना पड़ा और आवश्यकता हुई तो अग्रवाल सभा इस कैंप को चलाने के लिए तत्पर है। ऐसा महसूस हुआ है
कि उन लोगों ने अग्रवाल सभा को जितनी तरजीह देनी चाहिए थी उतनी तरजीह नहीं दी। अग्रवाल महासभा ने जब परोड़ी में आपदा आई थी 25 लाख रुपए से वहाँ के लोगों के भवन बनवा के दिए थे। हर साल आयुर्वेदिक कैंप लगवाते हैं, हर साल यहाँ पर बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चों को बांटते हैं इनाम। तो ये तो चल ही रहा है, जो जैसे जैसी जरूरत होगी वैसा वैसा प्रोग्राम करते रहें। अग्रवाल सभा द्वारा एक वैक्सीनेशन केंद्र की शुरुआत 6 माह पूर्व हुई थी और इन 6 माह में मसूरी के समस्त नागरिकों को जिन जिनको टीकाकरण की आवश्यकता थी और कोविड जैसी भयानक बीमारी से बचाव के लिए ज़रूरत थी, उन सब ने आकर यहाँ पर टीकाकरण प्राप्त करा। तिलक लाइब्रेरी का बड़ा सहयोग रहा क्योंकि केंद्र में ये तिलक लाइब्रेरी स्थित है और मसूरी के केंद्र में होने के नाते मसूरी का कोई भी नागरिक कहीं से भी इस केंद्र पर आकर अपना टीकाकरण करा सकता था। और 6 माह पूर्व हुए। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर हितेंद्र जी का, डॉक्टर राणा जी का, डॉक्टर अभिनव का, जो इतना अपना भरपूर सहयोग दिया, सिविल अस्पताल की समस्त टीम का, मसूरी की समस्त जनता का, जो इतना बढ़ चढ़कर कोविड टीकाकरण में भागीदारी दी कि आज पूरे मसूरी से पूरे भारतवर्ष से कोविड 0 के स्तर पर है। सबसे पहले तो मैं सरकार से, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि सिर्फ एक केंद्र से पूरी मसूरी की देखरेख नहीं हो सकती। एक केंद्र सिविल हॉस्पिटल में अगर है तो एक केंद्र हर प्रकार से कुलरी या किताबगढ़ क्षेत्र में ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि दूर दराज के मरीज, दूर दराज के टीकाकरण लेने के लिए योग्य व्यक्ति आकर अपना टीकाकरण हासिल कर सके। और खासकर जब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगेगी तो बहुत ही बड़ी मात्रा में 12 से 13 हज़ार लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी और इस वैक्सीनेशन की ज़रूरत के लिए हमें एक अत्यधिक टीकाकरण केंद्र की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। चमोली के रुद्रनाथ क्षेत्र में रेकी पर गई केदारनाथ वन प्रभाग की टीम ने वापस गोपेश्वर लौटकर जो जानकारी दी है वो बेहद चौंकाने वाली है। टीम के अनुसार चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट टूटे हुए मिले हैं। रुद्रनाथ मंदिर की धर्मशालाओं में भी तोड़फोड़ हुई है। धर्मशालाओं के दरवाजे भी टूटे मिले हैं। इस तोड़फोड़ के कारण चोरी की आशंका जताई जा रही है। केदारनाथ वन प्रभाग की टीम के अनुसार इस तोड़फोड़ के पीछे चोरी की आशंका है। दरअसल शीतकाल के दौरान इन दिनों रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बंद थे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और मंदिर समिति की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। रुद्रनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है, जो कि पंच केदार में से एक है। समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर भव्य प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के एकानन यानी मुख की पूजा की जाती है, जबकि संपूर्ण शरीर की पूजा नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ में की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के सामने से नंदा देवी और त्रिशूल की हिमाच्छादित चोटियां दिखाई देती है, जो यहाँ का आकर्षण बढ़ाती है। 19 मई को चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। 15 मई से 17 मई तक गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में कपाट उद्घाटन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 17 मई को रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली गोपेश्वर से रुद्रनाथ के लिए प्रस्थान करेगी और 19 मई को पूर्ण विधि विधान के साथ सुबह 8 बजे रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उधम सिंह नगर की सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। यहाँ दिन दहाड़े खनन माफिया प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। यही नहीं, मौके पर तैनात अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद न तो अवैध खनन रुक रहा है और न ही ओवरलोड वाहनों पर सिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में लाजमी है कि अधिकारियों की भूमिका भी अवैध खनन के कारोबार में संदेहास्पद बन रही है। वहीं खनन माफिया बेखौफ धरती का सीना चीर कर सरकार के राजस्व को जमकर चूना लगा रहे हैं। सुल्तानपुर पट्टी में कोशी नदी से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जहां अवैध खनन को रोकने के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर तैनात है, तो वहीं खनन माफिया नदी से अवैध खनन करने में जरा भी नहीं चूक रहे हैं। नौबत तो यहां तक आ गई है कि राजस्व उप निरीक्षक के मौके पर तैनात होने के बावजूद नदियों से निकलने वाले वाहनों की न तो रॉयल्टी चेक की जा रही है और न ही वाहनों की ओवरलोड चेक कराया जा रहा है। जबकि सुल्तानपुर पट्टी में कोशी नदी से अवैध खनन का खेल किसी भी अधिकारी से छिपा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन को रोकने के लिए किसी तरह की कोई रणनीति अधिकारियों द्वारा नहीं बनाई जा रही है। यही कारण है कि कोशी नदी से अवैध खनन का खेल लगातार चल रहा है। इतना ही नहीं, कोशी नदी में स्वीकृत खनन पट्टों की आड़ में दूसरे स्थानों से अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन को रोकने के लिए राजस्व उप निरीक्षक मौके पर तैनात है, लेकिन राजस्व उप निरीक्षक द्वारा नदियों से निकलने वाले वाहनों की न तो रॉयल्टी चेक की जा रही है और न ही वाहनों को ओवरलोड चेक कराया जा रहा है। वहीं एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी का कहना है कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को संयुक्त रूप से जल्द कार्यवाही करेगी। वहीं एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी का कहना है कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम संयुक्त रूप से जल्द कार्यवाही करेगी। में जिसे मेरे द्वारा एक लिखित में भी आदेश किया गया है पुलिस को और हमारे तहसीलदार और खनन निदेशक को, उसके साथ साथ संयुक्त छापेमारी के भी प्रयास किए जाते हैं। हम लोग सीओ साहब के, सीओ मैडम के साथ भी करते हैं और बीच बीच में जिसे
कभी वीआईपी ड्यूटी या अन्य कामों में पुलिस बिजी हो जाती है तो रेवेन्यू की टीम या फॉरेस्ट की टीम भी जाती है, तो उसके ज़रिए भी कार्रवाई की जाती है। हाँ, इस दौरान ये बीच में देखा गया कि जहाँ खनन पट्टे वगैरह हैं या उसके पास अगर इस तरह की शिकायत आती है या रात में आती है कि अवैध खनन हो रहा है, तो पुलिस वहाँ आजकल नहीं जा पा रही है। तो उनसे कहा गया कि बाहर जैसे रोड पे आते हैं गाड़ियाँ चेक करें, और यदि अवैध पाया जाता है या बिना रॉयल्टी के गाड़ी पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें। किसी को भी जो इलीगल तरीके से माइनिंग करता है किसी को भी ना छोड़ें। पुलिस को भी निर्देश है, फॉरेस्ट को भी है और रेवेन्यू को भी, और इसमें हम लोग प्रयास डेली करते हैं और कभी कभी भी सफलता भी मिल जाती है। जो पट्टा है वो नदी में है और कर्मचारी चूँकि पटवारियों के पास 2-2 3-3 क्षेत्र हैं, पटवारी अमूमन जहाँ रॉयल्टी चेक होती है वहाँ रहते हैं कांटे के पास, और वहाँ पुलिस को भी किया गया है कि पुलिस के भी कर्मचारी रहें, रॉयल्टी चेक करें। यदि इस तरह का है कि खनन के पट्टे जहाँ सीमांकन किया गया है उसके अलावा अगर खनन हो रहा है तो उसको दिखवाएंगे और जो भी उसमें शामिल होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये दिखवाएंगे। इसमें अस्पष्ट अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि क्योंकि कोशिशें होनी चाहिए कि नदियों का चुगान हो न, तो और वो बेलचे और सफल बेलचे के माध्यम से खनन किया जाए, लेकिन अगर बेतरतीब हो रहा है तो उसको भी दिखवाएंगे और कार्रवाई की जाए। नगर मंडल चिन्याली सौंठ के अध्यक्ष विजय बडोनी के नेतृत्व में नगर मंडल चिन्याली सौंठ के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्मृति स्वरूप वृक्ष उपहार देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष खीमानंद बिजलवान, नगर पालिका परिषद चिन्याली सौंठ के अधिशासी अभियंता कैलाश पटवार, सफाई निरीक्षक कमल चौहान, प्रधान संगठन चिन्याली सौंठ के ब्लॉक अध्यक्ष कोमल सिंह राणा, मंडल उपाध्यक्ष चिन्याली सौंठ संजय कंडियाल और लाभार्थी उपस्थित रहे। आखिरकार लंबी जदोजहद के बाद कालसी तहसील क्षेत्र का लाहौरी गांव मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने खाली करा दिया है। आपको बता दें कि 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव को खाली कराए जाने की कवायद लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन ग्रामीण मुआवजा दिए जाने और जमीन के बदले जमीन दिए जाने की मांग पर अड़े थे। हालांकि कुछ समय पूर्व सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजे की राशि दी जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों के विस्थापन का कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं दूसरी ओर व्यासी जल विद्युत परियोजना के पूरे हो जाने के बाद लोहारी गांव खाली न होने से दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए 48 घंटे में गांव खाली करवाने का नोटिस चस्पा किया और आज समय पूरा हो जाने के बाद सुबह ही प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर गांव आ धमकी और अपनी कार्यवाही शुरू की, जिसके चलते प्रशासन की ओर से टीम की अगुवाई कर रहे एडीएम देहरादून शिव कुमार बनवाल को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी स्थिति का जायजा लेने और ग्रामीणों से मिलने पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना और मोबाइल पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों की लतार लगाते हुए ग्रामीणों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था कराने के सख्त निर्देश दिए। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के जनपद को प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य अनुदान के क्रम में कार्य योजना बनाए जाने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में जिला स्तरीय कार्य योजना समिति की बैठक ली गई। जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्यदायी संस्था के माध्यम से तत्काल स्वास्थ्य उप केंद्र चिंबा में निर्माण कार्य संपादित करवाने के लिए निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य उपकेंद्र जसपुर और चिन्याली सौंठ में उपकेंद्र भवन नहीं है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में राज्य स्तर को भवन निर्माण के साथ साथ अन्य प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही गतिमान है। काशीपुर के भूमाफियाओं का सिंडिकेट हर बार कोई ना कोई एक ऐसा कारनामा कर देता है जो सभी को हैरान कर देता है, लेकिन मिलीभगत ऐसी की कार्रवाई के नाम पर इन माफियाओं के ऊंचे रसूख के चलते इन पर कार्रवाई महज फाइलों में ही दब कर रह जाती है। लेकिन आज हम आपको काशीपुर के इन भूमाफियाओं का नया कारनामा बताते हैं, जिसे सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। दरअसल राजस्व अभिलेखों के आधार पर दर्ज सरकारी भूमि जो किसी दूसरे के नाम पर दर्ज नहीं हो सकती है, ऐसी जमीनों को फर्जी तरीके से अमल दरामद कर ट्रांसफर कर दी गई है। ये खेल सिर्फ भूमाफियाओं ने अकेले नहीं खेला, बल्कि राजस्व अभिलेखों के साथ खिलवाड़ बिना मिलीभगत के नहीं हुआ होगा। यही नहीं, सरकारी तंत्र की लचर व्यवस्था का फायदा उठाते हुए माफियाओं ने सरकारी भूमि को अपने नाम दर्ज कर अब यहाँ अवैध रूप से निर्माण भू शुरू कर दिया है, जहाँ अवैध रूप से मिट्टी की भरान भी शुरू हो गई है। लेकिन तहसील कर्मचारी हो या फिर प्रशासनिक अमला अपनी कुर्सियों से हिलने को तैयार नहीं है, लिहाजा माफिया राज के सामने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ना तो लाजमी ही है। वहीं इस बारे में जब एक स्थानीय व्यापारी ने शिकायत दर्ज की तो उसकी शिकायत भी फाइलों में दबकर रह गई। वहीं अगर अधिकारियों की माने तो शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कई अवैध रूप से बनने वाले अवैध कॉलोनियों पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसा है। यही नहीं, एसडीएम का कहना है कि जल्द ही प्रशासन नियम विरुद्ध बनाने वाले कॉलोनियों और निर्माण कार्यों पर कार्रवाई अमल में लाएंगे।
एंड में तो कमल अरोड़ा, सौरभ अग्रवाल और विनोद कुमार अग्रवाल ये प्रेजेंट में सरवर खेड़े को बेच खाना चाह रहे हैं पूर्ण रूप से, जो कि नॉन जेडे ग्राम समाज प्लस सड़क खंती जो कि ट्रांसफ़र ही कभी नहीं हो सकते, वो ज़मीनें भी फर्जी अमल दरामद करा के इन्होंने फर्जी ऑर्डर बनवा के पूर्व 96, 97, 98 जिनकी आप पत्रावली भी अगर सर्च करेंगे रिकॉर्ड रूम में तो वो नहीं मिलेंगी, उनके अमल दरामद करा के इन्होंने अपने नाम खतौनें चढ़वा ली गई हैं, और जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी न्यायालय में है, किसी भी उसमें पावर ही नहीं है नॉन जेडे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की, बावजूद इन्होंने करा ली गई हैं। और ये उसमें अब आगे अवैध निर्माण, दुकानें, आवासीय कॉलोनी सब कुछ अवैध रूप से हो रहा है, जिसमें प्राधिकरण, तहसील कर्मचारी और सार्वजनिक लोक निर्माण ये सब की मिली भगत से हो रहा है। उन्हें नज़रअंदाज किया गया है कि नॉन जेडे की ज़मीन कैसे ट्रांसफ़र हो गई, किसी एक ने अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करी गई किसी भी स्तर से, यहाँ तक कि हमने एसडीएम शासन प्रशासन को भी दिया, माननीय डीएम साहब से भी परसों में आके मिले, जिसमें हमारे मिश्र जी से बात हुई। मिश्र जी ने माननीय एसडीएम साहब को व्हाट्सएप पे भी हमारा शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा और श्रीमान जी के समक्ष आज हम खुद प्रस्तुत हुए हैं। इसमें कुछ हमारे यहाँ कॉलोनी से हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पे रोक लगी थी, तो उनको अगर उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उनको चिन्हित करके जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। पहले भी आपने देखा होगा कि ध्वस्तीकरण कई कॉलोनियों में कराया गया जो अवैध रूप से बन रही थी, और उनको लीगलाइज करने के लिए, नक्शा पास कराने के लिए हम लोग जो भी नियम अनुसार है उनसे कार्रवाई कराएंगे। दिलशाद हुसैन और हमारे सरवर खेड़े में जो ये भू माफिया किस्म के आदमी हैं, ना तो ये तालाब छोड़ रहे हैं, ना ग्राम सभा की ज़मीनें छोड़ रहे हैं, ना ये नॉन जाटे की ज़मीन छोड़ रहे हैं, ये फर्जी ऑर्डर करा करके वहाँ पे मतलब अवैध निर्माण करा रहे हैं, जबकि कई जगहों पे अवैध निर्माण हो भी चुके हैं और अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई चीज़ जहाँ भी पड़ी है ग्राम सभा की, कोई चीज़ ये छोड़ नहीं रहे हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, कभी एसडीएम साहब के पास जाते हैं, कभी डीएम के पास जाते हैं, एक दो केस हमारे हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, लेकिन ये लोग किसी सूरत में भी ये आपस में मिलकर कुछ गांव के जो मानचिन्ह आदमी हैं वो भी लोगों के साथ मिले हुए हैं और ये किसी तरह से पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। जबकि गांव की सरवर खेड़ा की पब्लिक इतनी परेशान है क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, हर आदमी इनसे कोई बात कहता है तो ये उसको धमकी देते हैं कि आपके साथ ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, इसलिए गाँव की जनता बहुत परेशान है। कौन है ये? सौरभ एंड ग्रुप है पूरा, और भी इनके साथ कई लोग बाग मिले हुए हैं, जबकि ये फेमस ग्रुप है। ये कोई ज़मीन सरवर खेड़े की तो छोड़ना ही नहीं चाहते, जहाँ इनका दाव लग रहा है ये फर्जी उसको बना करके और हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये मंडी, अनाज मंडी के सामने दुकानों का निर्माण भी ये कर चुके हैं, जबकि इस पर हमारा केस भी चल रहा है, लेकिन जहाँ तक इनका हाथ पहुँचता है ये फर्जी ऑर्डर करा करके और ये जो है नाम ज़मीन करा लेते हैं और इसमें निर्माण कर लेते हैं, जबकि सरवर खेड़े की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। उत्तरकाशी डीएम मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में स्टाफ बैठक में राजस्व, आबकारी, पूर्ति, परिवहन आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने वर्ष 2010 से 2013 की आपदा में संवेदनशील घोषित हुए भवनों के विस्थापन कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित उप जिलाधिकारी क्षेत्र में जाकर विस्थापन के तहत हो रहे भवन निर्माण कार्यों का स्तरीय निरीक्षण करें। सरोवर नगरी नैनीताल में गर्मी के सीजन के समय पर्यटकों की संख्या में जमकर इजाफा हो जाता है, जिसके चलते आए दिन वाहनों के जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके समाधान के लिए कुमाऊं मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वाहनों की पार्किंग में भी पार्क किए जाए, इधर उधर वाहनों को खड़ा किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने वाहनों के जाम से किस तरह निजात मिलेगी यह भी बताया। अगर दिक्कत होती है, जाम लगता है, तो उसको लेके फिर क्या है? इसमें क्या है कि जो डेली रोजाना हमारे यहाँ 1000-2000 गाड़ियाँ नैनीताल में जो है यहाँ आती है बाहरी राज्यों से, तो हमारे पास जो पार्किंग स्थल है तो मुख्यतः 6 पार्किंग स्थल है जो हम लोग आमतौर पे इसको यूज़ करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पर्यटकों को ये पार्किंग स्थल की जानकारी नहीं होती कि है कहाँ पर पार्किंग स्थल, तो कई बार पर्यटक जो है रोड पे घूमते हैं, उससे भी जाम लगता है रोड पे, क्योंकि वो पूछते हैं पार्किंग कहाँ जाना है। तो ये QR कोड से क्या होगा कि यहीं से उनको टोल नाके से ही बताया जाएगा कि ये स्कैन किए, वो अपने आप गूगल मैप से उस पार्किंग स्थल में पहुँच जाएगा। तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा, जहाँ वहाँ बिल्कुल ये 6 पार्किंग स्थल में हम जहाँ बताएंगे वहाँ पहुँच जाएगा। दूसरी फायदा ये होगा कि बराबर पार्किंग स्थल का वो होगा कि कहाँ कितनी
भेजे गए कहाँ कितने अभी खाली है, कहाँ कितने जाने हैं, तो उसका भी एक अच्छा संचालन होगा। लेकिन इसके लिए स्मार्टफोन रहना ज़रूरी है। तो इसमें जो है कि जिनके पास स्मार्टफोन है वो तत्काल स्कैन करके तत्काल जाना पड़ता है। इसमें कोई ऐप भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल आपका कैमरा ऑन करते ही वो हो जाएगा। सीजन के दौरान नेटवर्क इशू एक बड़ा रहता है और बिना नेटवर्क के हो नहीं पाएगा, तो कैसे उस दौरान जाम और इससे बच पाएंगे? नहीं, ठीक है, ये एक सुविधा है, तो ऐसा नहीं है कि जिस मतलब ये नहीं चल रहा तो ये तो एक एडिशनल है। अगर बहुत गाड़ियाँ लगती तो हम वैसे ही भेज देंगे, अब तो वो ऐसे चल ही रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास अगर कैमरा नहीं है तो हम पार्किंग में भेजेंगे ही नहीं। ये तो एक एडिशनल फीचर है सुविधा के लिए। तो हम चाहते हैं कि मिशन अतिथि के तहत जो भी इस टाइप की एक्स्ट्रा सुविधा हम दे सकते हैं पर्यटकों को टेक्नोलॉजिकली या बिना वैसे फिजिकली, तो प्रयास करते, कुछ पॉम्पलेट्स बना रहे, कुछ टूरिस्ट पुलिस चौकियाँ भी बन रही है। तो इस तरीके से जो है जो एक्स्ट्रा सुविधा हम दे सकते हैं टूरिस्ट को, तो वो प्रयास हो रहा है। सीजन शुरू हो रहा है तो रूसी बाईपास, नारायण नगर, इन जो पार्किंग है इनको लेके क्या प्लान तैयार किया गया है और हल्द्वानी से किस तरह जो है नारायण नगर को बहुत जल्दी चालू करवाया जा रहा है। और मेरी उनसे बात हुई कि आपका जो ये स्ट्रक्चर वो जो है कम से कम ग्राउंड साइड डेवलपमेंट हम उनसे करवा ले रहे हैं। मेरी जो है इनके जो है एसपी ट्रैफिक है और इनके इंस्पेक्टर मल्ली दाले, इनको मैंने निर्देशित किया कि कम से कम साइड डेवलपमेंट करा के नारायण नगर को फिलिंग करा के उसको पार्किंग के लिए खड़ी करवा दें। एंड उतना चालू कर रहे हैं हम लोग। रूसी बाईपास भी जो है हमने पूर्व में भी कई बार चालू किया है, बस वहाँ अभी जो एडिशनल हम लगातार हर बार बढ़ाते जा रहे हैं उसमें, जैसा कुछ शॉप्स लगाना या कुछ जो है कुछ लाइटें लगवाना, कुछ मोबाइल टॉयलेट्स, तो ये हर बार हम लोग उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं उस फीचर। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए भाजपा पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री को हराने तक के आरोप प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लग रहे हैं। हास्यास्पद है, जो पार्टी पूरी दुनिया को अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, शुचिता का, राजनीतिक शुचिता का पाठ पढ़ाती है, उसके अपने दल में आज जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की राजनीति हाशिए पर जाते हुए दिखाई पड़ रही है, वो निश्चित रूप से मंथन का विषय है कि अपने आप को सबसे बड़ी विश्व की पार्टी कह रहे हैं गणेश जोशी अपने स्थापना दिवस के दिन, लेकिन वही सबसे बड़ी पार्टी का उत्तराखंड का सूबे का अध्यक्ष जो है वो अलग थलग कॉर्नर किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध मानी जा रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब इस तरह की लंबी चौड़ी हाँकने से परहेज़ करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि किस तरह से आपके चुनावों में ना सिर्फ मुख्यमंत्री को हराने की भूमिका में उनको रखा गया है, बल्कि हरिद्वार जिले के ज़्यादातर विधायकों को हराने में उनकी ही भूमिका मानी जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला कोई ठोस लिया नहीं गया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।